नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान देना इस बात को। कल हम लोग बात कर रहे थे कॉमन सिविल कोड। ये जो कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है कि सभी पर एक समान कानून लागू होना, धर्म को छोड़कर अन्य लौकिक विषयों के संबंध में, ध्यान देना, धर्म को छोड़कर अन्य लौकिक विषयों के संदर्भ में सभी पर एक समान कानून का लागू होना ही समान नागरिक संहिता कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को लगातार समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में निर्देश देती है। निर्देश, नो आदेश, एक सुझाव देती है ताकि सरकार कॉमन सिविल कोड को लागू करे। तब एक प्रश्न उठा कि आखिर कॉमन सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट इतना जोर क्यों देता है? रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉमन सिविल कोड पर इतना बल क्यों देता है? क्योंकि जब अलग अलग धर्म के लोगों पर उस धर्म के नियम लागू होते हैं तो हमेशा ध्यान दो, तो समानता का यह विरोध है। और विधि का शासन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर एक समान कानून लागू होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि धार्मिक अंधविश्वास को प्रोत्साहन मिलता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जिससे एक वर्ग का विकास बाधित हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कॉमन सिविल कोड को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को निर्देश देती है। अब एक सोचो, तो प्रश्न ये उठा, इसका लाभ क्या होगा? हमेशा धर्म को छोड़कर यदि अन्य विषयों के संबंध में सभी पर एक समान कानून लागू हो तो पहला फायदा क्या होगा? कानून का शासन होगा, सभी लोग कानून के सामने समान हो गए। पहली चीज। विवाह उत्तराधिकार के संबंध में सभी पे एक समान कानून लागू होगा। हमेशा ध्यान दो, हम तीसरी चीज बात करें, अक्सर देखा गया जाता है कि महिलाओं का शोषण होता है, क्योंकि धर्म में अनेक ऐसी परंपराएं हैं जहां महिलाओं के शोषण को महत्व दिया जाता है। हमेशा ध्यान दो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान मिला ही नहीं। कॉमन सिविल कोड लागू होने से महिलाओं का शोषण रुकेगा। पहली बात, कानून का शासन स्थापित होगा, महिलाओं का क्या होगा? विकास भी होगा। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, लेकिन आज तक कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं किया गया। आखिर कॉमन सिविल कोड लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समाज का एक वर्ग कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है। उसे लगता है कि मेरी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, तो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है। दूसरी चीज देखो, आप सरकार को लगता है कि कॉमन सिविल कोड को लागू किया गया तो फिर सांप्रदायिक दंगों की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इसलिए
कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। और तीसरी चीज, विपक्ष हमेशा कॉमन सिविल कोड को लागू करने का विरोध करता है, क्योंकि जो समुदाय कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है उसे वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए कई बार विपक्ष उनका समर्थन करता है, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। यह हमेशा ध्यान देना इस बात को। इसलिए आज तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। कल जो लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा लिख लो आप इसको। कॉमन सिविल कोड लिखो आप। इसका अर्थ है कि ऐसे कानून का निर्माण जो सभी धर्मों के अनुयायियों पर धर्म से परे विषय के संबंध में सभी पर समान रूप से लागू हो। पैरा चेंज करो। वस्तुतः न्यायपालिका ने समान नागरिक संहिता के संबंध में सरकार को कई बार निर्देश दिया है। क्योंकि नंबर 1, कुछ धर्मों के अनुयायियों पर उस धर्म का कानून लागू होता है। न कि सरकार द्वारा निर्मित कानून। यह स्थिति समानता का विरोधी है। नंबर 2, धार्मिक कानून के नाम पर अंधविश्वास को प्रोत्साहन मिलता है।
परिणाम स्वरूप एक समुदाय विशेष की महिलाओं का विकास बाधित होता है। पैरा चेंज करो आप। समान नागरिक संहिता लागू होने से निम्न लाभ होंगे। जैसे विवाह उत्तराधिकार एवं भूमि से संबंधित कानून सभी भारतीयों के लिए समान होंगे। नंबर 2, महिलाओं का शोषण रुकेगा। नंबर 3, विधि के शासन को प्रोत्साहन मिलेगा। विधि के शासन को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। नंबर 4, अंधविश्वास समाप्त होगा। तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। पैरा चेंज करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में सरकार को निर्देश देने के बावजूद सरकार इसका क्रियान्वयन नहीं करा पाई। क्योंकि नंबर 1, एक धर्म विशेष के लोग
एक धर्म विशेष के लोग समान नागरिक संहिता को अपने धर्म में हस्तक्षेप मानते हैं। और इसे अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति को नष्ट करने का एक प्रयास माना जाता है। इसलिए एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा समान नागरिक संहिता का विरोध किया जाता है। नंबर 2, सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए प्रयास नहीं किया जाता। क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे सांप्रदायिक दंगे बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। नंबर 3, राजनीतिक दलों के द्वारा इसका विरोध इसलिए किया जाता है ताकि वह स्वयं को अल्पसंख्यक समुदाय का हितैषी
घोषित कर सकें। अब ध्यान देना इस बात को, नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अधिकार की ओर प्रवाह। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। अब देखो, आप प्रश्न ये उठना शुरू हुआ, क्या नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अधिकार की ओर प्रवाह, क्या वास्तव में नीति निर्देशक तत्व धीरे धीरे मौलिक अधिकारों की ओर कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। ध्यान देना इस बात को, यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें और सरकार की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ये चाहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व धीरे धीरे मौलिक अधिकारों में कन्वर्ट हो जाए। हमेशा ध्यान दो। देखो, पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने अनेक डिसीजन में यह निर्णय दिया, अपने एक निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नीति निर्देशक तत्व में जितनी बातें की गई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में डिफाइन कर दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 19वें वाद में, हमेशा ध्यान दो, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार। हमेशा ध्यान दो, 19वें वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और राज्य का दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराए। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि समान कार्य के लिए हम समान वेतन की बात करें। यह विचार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशा के निर्माण पर बल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यह बात अनुच्छेद 42 43 की बात की गई है। आप एक चीज सोचो जरा, एक सबसे बड़ी चीज तो यह है यह काम सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रहा है। अगली चीज देखा जाए कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सरकार को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगली चीज, समान नागरिक संहिता। ध्यान देना इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक डिसीजन में नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए
सरकार को निर्देश दे चुकी है और सरकार ने क्या किया, उसके संबंध में कानून का निर्माण भी किया है सरकार ने। अब ध्यान देना इस बात को, 19 क्षणों बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। समान कार्य के समान वेतन की बात सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कानून बन चुका है। काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा के निर्माण पर हम बल की बात करें। अगली चीज, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सरकार को निर्देश दिया जा चुका है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और अक्सर देखा होगा कि दिल्ली में जब पॉल्यूशन तेजी से बढ़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक की बात कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 21 जिस गरिमा में जीवन की बात करता है वह गरिमा में जीवन तब तक संभव नहीं है जब तक स्वच्छ वातावरण की बात न की जाए। और स्वच्छ वातावरण की बात जिस आर्टिकल 48 में कहा गया है, 48 की हम बात करें, जिस आर्टिकल 48 में कहा गया है, आप सोचो जरा, उस संबंध में कोर्ट सरकार को निर्देश दे चुकी है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज देखा जाए, हम यूएनओ की बात करें, यूएनओ में मानवाधिकार की बात की गई है और जिन मानवाधिकारों की बात की गई है, सामान्यतः देखा जाए उन मानवाधिकारों को संरक्षित और पुश करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन जरूरी है। इसलिए यह कहना उचित है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है, इसकी जो दिशा है वो मौलिक अधिकारों की ओर है। अर्थात ये धीरे धीरे अधिकारों में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे ये कहा जाता, हो सकता फ्यूचर में नीति निर्देशक तत्व पूर्णतः मौलिक अधिकारों में कन्वर्ट हो जाए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह अलग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विषयों पर निर्णय सुनाया है और कुछ विषयों पर सरकार को केवल निर्देश दिया है कि आप ऐसा करो। यह है इसका मौलिक अधिकारों की ओर प्रवाह। लिखो इसको आप, लिखो आप, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अवलोकन किया जाए तो यह देखा जा रहा है कि न्यायालय ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों का निर्वचन करते हुए उन्हें मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया।
जैसे उन्नी कृष्णनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। तथा समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, पाने के अधिकार, इत्यादि निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। पैरा चेंज करो। वस्तुतः निर्देशक तत्व हमारे संविधान में यूएनओ के विकास के अधिकार अधिनियम के अग्रदूत हैं। और राज्य का यह दायित्व है कि वह मानवाधिकार एवं मूल स्वतंत्रता को
आगे विकसित करने का दायित्व स्वयं ले। राज्य को सभी सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराना चाहिए तथा सामाजिक अन्याय को दूर करना चाहिए। वस्तुतः एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए। पैरा चेंज करो आप। इसलिए निर्देशक तत्व को महत्व देने के कारण भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का विस्तार करने के दौरान नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों का दर्जा देने लगी है। जो लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। अब ध्यान देना इस बात को, सरकार ने क्या किया है
नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कराने के संबंध में सरकार ने कुछ कदम उठाया है। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन करने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने किस तरह का कदम उठाया है, ये जब प्रश्न जब भी पूछेगा यूपीएससी ट्विस्ट करेगा, जिसके बाद अभी हम लोग करेंगे। सरकार ने क्या कदम उठाया है उसे लिखो आप। कदम नंबर 1, फैक्ट्री कानून तथा फैक्ट्री कानून तथा बाल श्रम निषेध कानून का निर्माण। शोषण को रोकने के लिए, उसी में शोषण को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध कानून का निर्माण, शोषण को रोकने के लिए। नंबर 2, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा भूमि की सीमा निश्चित करना। नंबर 3, नंबर 3, 39 के सी, अनुच्छेद 39 के सी का क्रियान्वयन करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम का निर्माण, समान पारिश्रमिक अधिनियम का निर्माण। नंबर 4, अनुच्छेद 47 के तहत एक मिनट, अनुच्छेद 47 में उल्लेखित प्रावधान का क्रियान्वयन कराने के लिए मद्य निषेध कानून का निर्माण, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 49 के तहत अनुच्छेद 49 के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 49 के क्रियान्वयन के लिए प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा हेतु प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा हेतु कानून का निर्माण,
अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन कराने के लिए, अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन कराने के लिए पंचायतों का गठन, एवं नियमित चुनाव, अगली चीज अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों के संबंध में उल्लिखित प्रावधान का क्रियान्वयन कराने के लिए अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग तथा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का गठन किया गया है। अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, और लोक सहायता की बात की गई है। अर्थात राज्य लोक सहायता करेगा, इसके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं दूसरे की संप्रभुता के सम्मान की बात की गई है। और इसी के अनुकूल भारतीय विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति है, जिसमें पंचशील एवं गुट निरपेक्षता पर बल दिया गया है। अगला पॉइंट,
86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। पैरा चेंज करो। इसलिए यह कहना उचित है कि सरकार कानून का निर्माण करके एक मिनट, सरकार कानून के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रही है। अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान दो। नीति क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व को गैर विवाद योग्य बनाया गया। किंतु सरकार नीति निर्देशक तत्व को मूर्त रूप देने के प्रति प्रतिबद्ध दिख रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यह प्रश्न देखो आप, गैरवादियों के बनाया गया, प्रतिबद्ध है। फर्स्ट पैरे में क्या चलेगा? कि नीति निर्देशक तत्व को क्यों, हम सेकेंड पैरे में आएंगे। सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। क्यों? अब यह करना क्या है? सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के अब तक जो जो कानून का निर्माण किया है सरकार, उन सबका उल्लेख कर देना है। तीसरी चीज, बिल्कुल जितने भी कानून हैं उन कानूनों का क्या करना है? उल्लेख कर देना है। एक सिंपल क्वेश्चन कि सरकार कर क्या रही है, इसी प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करेगा? हमेशा ध्यान देना इस बात को। हमेशा अगला क्वेश्चन
संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व को गैर वाद योग्य बनाया। किंतु न्यायपालिका निरंतर निर्णयों के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को वाद योग्य बना रही है। परीक्षण करें या समीक्षा करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को, संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व को गैर वाद योग्य बनाया, किंतु न्यायपालिका निरंतर निर्णयों के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को वाद योग्य बना रही है। परीक्षण करें। इसका सिंपल आंसर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मौलिक अधिकारों का विस्तार करते समय नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों का दर्जा दे रही है। और जब नीति निर्देशक तत्व को जो मौलिक अधिकार का दर्जा मिलेगा वो क्या बन जाएगा, वाद योग्य बन जाएगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह सेम आंसर है, लेकिन प्रश्न है परीक्षण करें या समीक्षा करें। आंसर कैसे चलेगा आपका? फर्स्ट पैरे में क्या करेंगे, नीति निर्देशक तत्व को गैर वाद योग्य बनाया गया, क्योंकि हम क्योंकि की बात करेंगे। ये बातें हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान सभा ने गैर वाद योग्य क्यों बनाया। हम सेकेंड पैरे में आएंगे। न्यायपालिका निरंतर निर्णयों के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को वाद योग्य बना रही है। क्यों बना रही है, हम इसकी बात करेंगे। तो ध्यान देना इस बात को, न्यायपालिका दो काम कर रही है। देखो, मूलतः है क्या, न्यायपालिका दो काम कर रही है। नंबर 1, मौलिक अधिकारों का विस्तार करती जा रही है। और जब मौलिक अधिकारों का विस्तार होगा तो मौलिक अधिकारों के विस्तार के दौरान नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों का दर्जा दे रही है। फर्स्ट, मौलिक अधिकार का निरंतर विस्तार, और नीति, हमेशा ध्यान दो, नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार का भाग घोषित कर रही है न्यायपालिका। जैसे मैं ऊपर लिखता हूं, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि मौलिक अधिकार का निरंतर विस्तार न्यायपालिका कर रही है और नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों का भाग घोषित कर रही है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं,
आर्टिकल 21 की बात करें, 21 में न्यायपालिका ने कहा जीवन का मतलब गरिमा में जीवन। मैंने कहा गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का मतलब है गरिमा में जीवन। कालांतर में न्यायपालिका ने क्या कहा, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार। स्वच्छ वातावरण की बात कर दिया, और स्वच्छ वातावरण के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, जिसकी बात अनुच्छेद 48 करता है। अब एक चीज सोचो जरा आप, हमेशा गरिमा में जीवन तभी संभव होगा जब काम की मानवोचित दशा का निर्माण हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और यही नहीं, काम की मानवोचित दशा की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया, और इसकी बात की गई है आर्टिकल 42 में, जो नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। यह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हम तीसरी चीज बात करें, कैसे विस्तार। हमेशा ध्यान दें इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गरिमा में जीवन की बात तो कर रही है, पर गरिमा में जीवन के लिए निःशुल्क शिक्षा चाहिए, और निःशुल्क शिक्षा की बात नीति निर्देशक तत्व में की गई थी, जिसे कालांतर में मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया था। यही नहीं, समान कार्य के समान वेतन की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसकी बात आर्टिकल 39 में की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा समानता की बात करते हो तो समानता के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात होनी चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट, देखो आप, तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकारों का निरंतर विस्तार कर रही है, और उस विस्तार के दौरान नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों का भाग घोषित कर रही है। जैसे 19वाद में गरिमा में जीवन के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। कालांतर में सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे अनुच्छेद 21 के ए में शामिल कर लिया, आज जो मौलिक अधिकार है। जैसे नंबर 2, पूरी बात ध्यान देना, नंबर 2 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा में जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण की बात की। हमेशा ध्यान दो, हर वह चीज मौलिक अधिकार है जो 21 को सपोर्ट करता है, और स्वच्छ वातावरण के बाद आर्टिकल 48 में की गई है। इसे कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि दिल्ली का वातावरण नीट एंड क्लीन हो और लोगों का गरिमा में जीवन सुरक्षित रह सके। हमेशा यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन पर बल दिया, ताकि समानता का भाव पैदा हो। यह सुप्रीम। दूसरी चीज देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार पर बल दे रही है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट लगातार मानवाधिकारों को महत्व दे रही है हमेशा, और नीति निर्देशक तत्व में उल्लिखित जो प्रावधान है, प्रावधान मानवाधिकार की ओर इंगित करते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार पर बल दे रही है, और नीति निर्देशक तत्व में उल्लिखित प्रावधान मानवाधिकार की ओर इंगित करते हैं। स्वाभाविक है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लोग कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट क्या करेगा, उसके पक्ष में डिसीजन देगा। यह सेकेंड पैरा। हम थर्ड पैरे में आएंगे, क्योंकि समीक्षा करनी है, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को पूर्णतः वाद्य योग्य नहीं
हमेशा ध्यान दो, तत्व को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूर्णतः वाद्य योग्य नहीं बन पाए, क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, रीजन है आप समीक्षा कर रहे हो, आप तो याद रखना, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कोर्ट सरकार को निर्देश देती है, आदेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के संबंध में, क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को केवल निर्देश देती है, जैसे समान नागरिक संहिता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की बात करें, वाद्यों की बनाने के लिए, मौलिक अधिकारों में शामिल करने वाद्यों को बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसका अधिकार नहीं न्यायपालिका के पास नहीं है, बल्कि संसद के पास है। नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार शामिल करने एवं वाद्य योग्य बनाने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक। हमेशा ध्यान दो इस बात को, संविधान संशोधन आवश्यक, किंतु संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में निर्णय दिए, परंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा इक्कीस के ए में शामिल होने के बाद वाद योग्य बन पाया। शामिल होने के बाद वाद्य योग्य बन पाया। एक सिंपल क्वेश्चन, हमेशा ध्यान दो इस बात को, किंतु संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में निर्णय दिए, परंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 के ए में शामिल होने के बाद वाद योग्य बन पाया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सारी बातें भी थे एग्जाम्पल चल रही हैं, अंत में आएंगे हम निष्कर्ष। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष की बात करेंगे तो इतनी बातें लिखनी है। वस्तुतः
न्यायपालिका नीति निर्देशक तत्व के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वस्तुतः न्यायपालिका नीति निर्देशक तत्व के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और लगातार नीति निर्देशक तत्वों को मूर्त रूप देने के लिए न्यायपालिका सरकार को निर्देश देती है। ये सारी बातें करने के बाद मेरा आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, केटी शाह का एक स्टेटमेंट है, केटी शाह का स्टेटमेंट है कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व भुगतान बैंक की अब एक चीज सोचो, ये जो स्टेटमेंट है वो केटी शाह का है। उन्होंने यह कहा नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, उनका यह डिसीजन था। हमेशा वे चाहते थे कि इसे वाद योग्य बना दिया जाए। अब आपको करना क्या है, आंसर में फर्स्ट पैरा नीति तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल और अनुच्छेद 36 के लेकर 51 तक का प्रावधान है। इतनी बातें, ये बात उन्होंने क्यों कहा? बैंक की सुविधा पर निर्भर है। हमेशा मतलब नीति तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान छोड़ दिया गया, अर्थात सरकार की क्यों, यह बात केटी शाह ने क्यों कहा? हमेशा ध्यान दो, यह नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है, अर्थात सरकार की इच्छा पर निर्भर है। ये बातें केटी शाह ने क्यों कही? हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं क्यों। नंबर 1, क्योंकि नीति तत्व को गैरवादी योग्य बना दिया गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, नीति निर्देशक तत्व को गैरवादी योग्य बना दिया गया। क्यों बनाया गया? यह केटी शाह का स्टेटमेंट बैंक की सुविधा पर निर्भर है। यह क्वेश्चन स्पष्ट करना है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, क्यों बना दिया गया?
गैरवाद योग्य बना दिया गया। हमेशा ध्यान दें इस बात को, पहली चीज। अब दूसरी चीज बात करें, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को कि जो मौलिक अधिकार है, और तीसरी चीज कहा जाए नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। अब एक चीज सोचो, आपने समय सीमा निर्धारित की ही नहीं। अंबेडकर ने क्या कहा? अंबेडकर ने यह कहा कि जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा, वैसे वैसे नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार में शामिल करते जाएंगे। यह बात अंबेडकर ने क्या कहा था? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, केवल अनुच्छेद 45 की बात करें हम लोग तो 3 बातें उन्होंने कहा है। एक तो गैरवाद योग्य बना दिया गया। नंबर 2, आपने कोई समय सीमा निर्धारित की ही नहीं। आपने कहा जब भारत संपन्न होगा तो इसे हम क्या करेंगे? धीरे धीरे हम मौलिक अधिकारों में शामिल करते चले जाएंगे। पर भारत कब संपन्न होगा? अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, केटी शाह का एक स्टेटमेंट है, केटी शाह का अगला स्टेटमेंट है केटी शाह की नीति तत्व को न्याय योग्य न बनाना बुद्धि का ये दिवालियापन है। यह भी जो स्टेटमेंट है केटी शाह का है। अब ध्यान देना इस बात को, केटी शाह ने यह कहा था नीति निर्देशक तत्व को न्याय योग्य न बनाना बुद्धि का दिवालियापन है। हमेशा ध्यान दो, आखिर बुद्धि का दिवालियापन क्यों है? तर्क कैसे? आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? नीति निर्देशक हम तत्व की बात करेंगे। संविधान के भाग 4 में शामिल हम इसकी बात करेंगे। हमेशा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र
को महत्व की बात करेंगे। थोड़ा सा यदि आपको लगे तो थोड़ा सा विस्तार कर देना। 38, 39 में क्या कहा गया है, 41 में क्या कहा गया, 42, 43, 44, आर्टिकल में टच करते जाओ जैसे मैं बोल रहा हूं। मैं देखो, कर दोगे तो अच्छा संदेश जाएगा। अब मुझे लगता है कि मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनना इस बात को। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है, जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को महत्व देता है। वस्तुतः 38, 39 आर्थिक न्याय, 41 काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 न्यायोचित दशा, 43 उद्योगों में प्रबंधन, कुटीर उद्योग, 44 समान नागरिक संहिता का वादा करके, 45 निःशुल्क शिक्षा, 46 सहायता, 47 उचित पोषाहार स्तर, 48 पर्यावरण संरक्षण, 49 स्मारकों का संरक्षण इत्यादि की बात। बस आर्ट के लिए। लेकिन यदि लगता है कि सारी बात लिखना संभव नहीं, तो 1-2 आर्टिकल को लेकर के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नंबर इस पर नहीं मिलेगा आपको, ये तो भूल जाओ। पता चला ये लिखते ही लिखते अब चले गए 150 शब्दों में, और आंसर ही पूरा करना 150 शब्दों में, तो क्या होगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अब देखो, ये सारी बातें हम सेकंड पैरे में आएंगे। ये केटी शाह का स्टेटमेंट है। ये क्यों कहा गया कि न्याय योग्य न बनाना बुद्धि का दिवालियापन है। ये बात उन्होंने क्यों कही? हमेशा ध्यान दो, उन्होंने क्यों कहा दिवालियापन है? हमेशा ध्यान दो, क्योंकि न्याय योग्य न बनाना बुद्धि का दिवालियापन है। बुद्धि खो दिया आपने। क्योंकि देखो, नंबर 1 मौलिक अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र पर बल दिया गया है। किंतु इसकी सफलता के लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है। देखो आप, पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, यह बुद्धि का दिवालियापन है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हमेशा याद रखना कि भारत के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय जरूरी है, जिसकी बात नीति निर्देशक तत्व में की गई है। नंबर 2, राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक एवं
आर्थिक न्याय जरूरी, किंतु नीति निर्देशक तत्व को गैरवाद योग्य बनाकर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की उपेक्षा करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय की सोचो, सिंपल चीज है। जिस राष्ट्र के विकास के लिए जो सामाजिक आर्थिक न्याय चाहिए, आपने उसी की उपेक्षा कर दी। और उसकी उपेक्षा करके किस आधार पर आप सामाजिक और राष्ट्रीय विकास कर सकते हैं? तो जिस सामाजिक आर्थिक विकास की बात की जाती है, उस सामाजिक और राष्ट्रीय विकास तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना ना हो। और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व को वाद योग्य बनाना जरूरी है। हमेशा ध्यान दो, हम तीसरी चीज बात करें, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन सरकारी इच्छा पर निर्भर बनाकर एक दृष्टि से जन कल्याण को सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। आप सोचो, आपने सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया, सरकार चाहे तो करे अन्यथा इग्नोर कर दे। क्या इससे लोकतंत्र का विकास हो सकता है? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो, पहली चीज, हम चौथी चीज बात करें, क्यों बुद्धि का दिवालियापन है। देखो आप, आखिर बुद्धि का दिवालिया क्यों है? प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है, उसे यथार्थ बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन आवश्यक है, किंतु इसे गैरवाद योग्य बनाकर क्रियान्वयन आवश्यक है, किंतु इसे गैरवाद योग्य बनाकर एक दृष्टि से प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श की उपेक्षा करना है। इतने सारे पॉइंट चले गए, उसके बाद हम आएंगे निष्कर्ष में। तो किस आधार पर कहा गया था कि बुद्धि का दिवालियापन है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक अच्छा कमेंट हुआ, राघवाचारी ने कहा है, राघवाचारी ने, कि निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना और बहकाना है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये सारे प्रश्न में क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं? कुछ भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछ दे, करंट तो कर ही ले जाओगे आप। आपने देखा होगा
घूम फिर के सारी बातें मैं वही कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। जो पढ़ा चुका हूं उसी का केवल जोड़ तोड़ चल रहा है। राघवाचारी का स्टेटमेंट है, राघवाचारी का एक स्टेटमेंट है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। हमेशा ध्यान दो कि ये सब संविधान सभा के मेंबर थे। राघवाचारी ने क्या कहा, इन उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना तथा बहकाना है। एक चीज सोचो, यह बात उन्होंने क्यों कहा? जनता को मूर्ख बनाना तथा बहकाना है। तर्क क्या दिया था, कारण क्या था? पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को गैरवाद योग्य बना दिया गया। पहला रीजन क्यों, हमेशा ध्यान दो, आखिर अर्थात कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। नंबर 2 की बात करें, इसका क्रियान्वयन निर्भर है। तीसरी चीज, के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ये 3 बातें, ध्यान दो इस बात को। इन तत्वों का उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना तथा बहकाना है। यह बात क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को गैर वाद योग्य बना दिया गया। नंबर 2, इसका क्रियान्वयन सरकार की इच्छा पर निर्भर है। और नंबर 3, समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसलिए कहा गया मूर्ख बनाना और फिर बहकाना है। अब एक से ध्यान दो इस बात को। न्यायाधीश कानिया के स्टेटमेंट है, हमेशा ध्यान दो कि निर्देशक तत्व समस्त राष्ट्र की इच्छा के प्रतीक है। यह आप सबको हो जाएगा। हाँ, घूम फिर के वही बातें लिखनी है, आपने देखा होगा। अच्छा, एक और चीज बात करनी है, सरकार की इच्छा पर निर्भर है। तो बताना है कि जब सरकार चाहेगी इसका क्रियान्वयन करेगी। हाल में सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण करके नीति निर्देशक तत्व को मूर्त रूप देने की कोशिश की है। तो सरकार के कौन कौन से कानून हैं जिसका उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व में उल्लिखित प्रावधानों का क्रियान्वयन कराना है? आप सोचो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो निर्देशक तत्व है समस्त राष्ट्र की इच्छा के प्रतीक है। यह न्यायाधीश कानिया का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा निर्देशक तत्व नीति समस्त राष्ट्र के प्रतीक है। यह स्टेटमेंट है। मैं केवल पॉइंट आउट करा देता हूं मैं, क्योंकि ये विचार कानिया ने क्यों कहा। देखो, रीजन क्या है? इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है।
समस्त राष्ट्र की इच्छा के प्रतीक है ये। इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। हमेशा ध्यान दो, यह मानवीय गरिमा के विकास को प्रोत्साहित करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे लिखोगे आप? जैसे मैं सामाजिक आर्थिक न्याय 38, 39, 40, 41 में क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित, काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करें, ये 41 कहता है। हमेशा वीकर सेक्शंस के कमजोर 46 की बात क्या करता है? तो इसमें क्या होगा आपका आर्टिकल 38, 39, 41, 46, यह मानवीय गरिमा के विकास को प्रोत्साहित। फॉर एग्जाम्पल 45, 48, हमेशा ध्यान दो, 42 और 43 की बात करता है। 45 निःशुल्क शिक्षा, 48 पर्यावरण का संरक्षण, 42 काम की मानवोचित दशा, 43 रोजगार की बात करता है। यह मानवीय गरिमा के विकास को प्रोत्साहित करता है। कितनी अच्छी बात है, सोचो जरा। इसलिए यह कहा गया था कि समस्त राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक है। हमेशा ध्यान दो, संविधान सभा के सदस्यों के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। पूरी बात ध्यान देना, संविधान सभा के सब मिल करके भारतीय जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमेशा ये जो संविधान सभा के जो मेंबर थे वह जनमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जनमत संपूर्ण राष्ट्र के जनमत को रिप्रेजेंट करते थे। एक तरह से यह कहा जाए, ध्यान सुने इस बात को, यह संपूर्ण राष्ट्र है। राष्ट्र की इच्छा, हम जनमत की बात करें, हमेशा इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? संविधान सभा के सदस्य। आप सोचो, इस संविधान सभा के सदस्यों के आदर्श थे। आदर्श की अभिव्यक्ति नीति, निर्देशक तत्व में हमेशा ध्यान दो, संपूर्ण राष्ट्र है कि इच्छा या जनमत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? संविधान सभा के सदस्य। और संविधान सभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों के आदर्श की अभिव्यक्ति किसमें थी? नीति निर्देशक तत्व में। अब सोचो, इसका मतलब यह है कि नीति निर्देशक तत्व संपूर्ण राष्ट्र की इच्छा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये संपूर्ण राष्ट्र की इच्छा को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका ये तो प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये है आपका, यदि प्रश्न ये पूछा जा तो कैसे आंसर लिखोगे? बस मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टेटमेंट किसी भी तरह का हो, घूम फिरकर उन्हीं बिंदु का क्या करना, आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन देखो आप। टी कृष्णसानी ने कहा कि भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। अब एक चीज देखो आप, इन्होंने तो अति कर दी।
इन्होंने क्या कहा? टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान है। बस इसका मतलब क्या चीज है? इनको हमारे जो नीति निर्देशक तत्व में जो इमोशन है उनको कूड़ेदान में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। एक डस्टबिन है ये। जानते हो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो लड़कियों को यह नहीं पता चलेगा लिखना क्या है। हमेशा ध्यान इस बात को मैं हिंट करता हूं। मैं भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान, कूड़ेदान में क्या डालते हो जो आपके किसी काम का नहीं है? हमेशा ध्यान दे इस बात को। मान लिया जाए एक सिंपल चीजें बात करूं कि मैं आपको कोई चीज दिखाता हूं, देखो ये है मेरे पास, पर मैं आपको दूंगा नहीं। आपके पास ये चीजें पर देंगे नहीं तो किस काम का? हमेशा ध्यान दे इस बात को। जैसे एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं मैं। एक बार ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था, मेरी सीट के ठीक सामने एक यात्री बैठा हुआ है। न्यूज़पेपर उसने परचेज किया। मैंने सोचा वो पढ़ लेगा तो फिर मैं पढ़ूंगा, और समान तो होता ही है। जब उसने खरीद लिया 10 मिनट, मैंने कहा ठीक है, जो पेज पढ़े उसको लेकर सारा पेज मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा क्यों दूं? क्योंकि खरीदा तो मैंने है, उस व्यक्ति ने कहा। हमेशा ध्यान इस बात को। कहा जब पूरा पढ़ लूंगा तब दूंगा, और मुझे अखबार पढ़ने में बहुत मजा आता है, 5-6 घंटा लगेगा, तब तक तो मेरा जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य स्थल है, वो तो आ जाएगा। हमेशा इच्छा। और मैं बार बार देख रहा था, यकीन करो, जब पेपर ऐसे करता था, पढ़ता था, तो मैं गौर से पढ़ता था क्या लिखा हुआ है, फिर अचानक पेपर ऐसे कर देता था। मैं कुछ बोल तो सकता नहीं। पेपर देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है। एक चीज सोचो, हमेशा ठीक उसी तरह जैसे एक मैं कार्टून देख रहा था। एक व्यक्ति एक टोकरी में बहुत सारे घर लिया हुआ है और पैसे लिया हुआ है, और ये कह रहा है ये जो घर है मैं गरीबों को दूंगा, जिसके पास घर नहीं है उनको ये घर देने के लिए लेके आ रहा हूं। और पीछे पीछे गरीब दौड़ रहे हैं पर दे नहीं रहा है। कह रहा जब इच्छा होगी तो दूंगा। इच्छा कब होगी? कैसा कोई टाइम नहीं है। तो घर पाने की जो मेरी तीव्र भावना थी वो तो पूरी हुई नहीं, तो मैं क्या करूंगा? उन सारे भावनाओं को कूड़ेदान में क्या करूंगा? डाल दूंगा। यहां भी वही चीजें, भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान है, सच्चे कूड़ेदान है। आखिर कूड़ेदान है, डस्टबिन शब्द की बात की गई है। कूड़ेदान क्यों है? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व गैरवाद योग्य है। सिंपल चीज है। इसको क्रियान्वित कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। बस गैरवाद योग्य है तो क्रियान्वयन कराने के लिए हम न्यायालय में जा भी नहीं सकते। समय सीमा निर्धारित है नहीं, तो सरकार की जब इच्छा होगी तब क्रियान्वित करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। घूम फिर कर लिखना वही है। अगला क्वेश्चन देखो आप। हमेशा फिर एक प्रश्न, हमेशा ध्यान देना इस बात को। नीति
नीति निर्देशक तत्व को रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन जो है क्या वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श है? प्रश्न यही है। क्या क्वेश्चन वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श है? क्वेश्चन मार्क। आंसर कैसे चलेगा? फर्स्ट पैरे में वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व को आदर्श मानते हैं। क्योंकि आदर्श क्यों? नंबर 1, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, मैं इसको फ्रेम करने के बजाय हम लोग डिस्कस कर चुके थे। वैश्वीकरण पूंजीवाद की बात करता है, पूंजीवाद की बात करता है और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। और वर्तमान कुछ हमेशा, जबकि निर्देशक तत्व राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करता है। नंबर 2, नीति निर्देशक तत्व 38, 39 आर्थिक न्याय की बात करता है, जबकि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। आर्थिक न्याय की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। तीसरी चीज, नीति निर्देशक तत्व प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता की बात करता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता का विरोध करता है। हमेशा ध्यान दो, वह सहभागिता का विरोध कर रहा है। एक सबसे बड़ी चीज, हम चौथी चीज बात करें, पूंजीवाद औद्योगिकरण की बात करता है। औद्योगिकरण से पर्यावरण का बड़े पैमाने पर विनाश होता है, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण एक आदर्श की बात है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे। क्या शब्द है? किंतु सरकार की प्रतिबद्धता, अच्छा एक जो वहां में डिस्कस किया था, आदर्श की बात नहीं, प्रासंगिकता की बात किया था। प्रासंगिकता होगा तो आंसर अलग चलेगा। आदर्श की बात की जाएगी तो आंसर, आदर्श का मतलब क्या चीज है जो कभी मूर्त रूप ले ही नहीं सकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या चीज है? हमेशा कि हमारे लिए उपयोगी है या हमारे लिए अनुपयोगी है। तो ध्यान, किंतु सरकार की प्रतिबद्धता की दृष्टि से वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व व्यवहारिक बनते जा रहे हैं। जैसे अब आपको करना क्या है? सरकार ने फैक्ट्री कानून का निर्माण किया, बाल श्रम निषेध कानून का निर्माण किया,
कुटीर उद्योगों के लिए गवर्नमेंट क्या क्या बोर्ड बना रही है, मद्य निषेध कानून की बात कर रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कानून बना रही है, निःशुल्क शिक्षा की बात कर रही है गवर्नमेंट। अब तक जितना भी गवर्नमेंट नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए जितने भी कानून का निर्माण किए है, उस सारे कानूनों का क्या कर देना, आपको उल्लेख कर देना है। अंत में आएंगे हम निष्कर्ष, और निष्कर्ष में केवल एक लाइन कि क्या करना होगा। यह हमारा आंसर चलेगा। शेष प्रश्नों को डिस्कशन कल करेंगे एक नए जोश के साथ। थैंक यू।